नमस्कार। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की दिन भर की हलचल जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात बीजेपी विधायक महेश नेगी और उन पर लगे आरोप की। तो महिला ने जो आरोप लगाया था वो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर लगाया है और लगातार वो आरोप लगाती जा रही, लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो डीएनए रिपोर्ट दी गई है अपनी बेटी की, जो डीएनए रिपोर्ट महिला ने दी है, जो कंप्लेंट उसने लिखाई है, तो वो सैंपल मेल खाने की बात जो नहीं कही थी, तो बड़ा खुलासा ये है कि वो रिपोर्ट फर्जी है। तो अब सामने बात आई है कि जिस डीएनए सैंपल का हवाला देकर महिला ने अपनी शिकायत यहां पर करवाई है, हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन वो आरोप लगा रही कि उसकी बेटी महेश नेगी की बेटी है, तो इसलिए मेरे पति के साथ डीएनए मैच नहीं हो रहा। लेकिन ये रिपोर्ट हुई ही नहीं, ये टेस्ट हुआ ही नहीं। पुलिस ने बाल संरक्षण आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुजफ्फरनगर के शामली सरकारी हॉस्पिटल में साफ कह दिया है कि ऐसा कोई डीएनए टेस्ट उनके रिकॉर्ड में नहीं है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्येंद्र, जिसको आधार बनाया गया था वही फर्जी निकला? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, शुरू से ही हम इस पे नजरें बनाए रखे हैं। हाँ। लेकिन स्थितियां आज साफ होती हुई दिख रही अब, क्योंकि जिस रिपोर्ट के जरिए महिला, जो आरोपित महिला ब्लैकमेलिंग मामले में सामने में और विधायक की पत्नी ने जिस मामले पे एक तहरीर दी थी कि कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वही उसका एक बड़ा खुलासा आज देखने को मिला है। जिस डीएनए रिपोर्ट की बात लगातार आरोपित महिला लगातार कर रही थी कि उसने अपने पति का और अपने बच्चे का डीएनए करवाया था और डीएनए में निकला था कि नेगेटिव निकला था, यानी उस बच्चे के पिता उसका पति नहीं है। उसके बाद उसने महेश नेगी जो विधायक द्वारा आते हैं उन पे आरोप लगाया था कि ये उस बच्चे के पिता हैं, जिसको लेकर लगातार वो महिला आरोपी लगाती रही कि विधायक का डीएनए और उसका बच्चे का डीएनए मैच किया जाए। उसने कोर्ट बताया था, यहाँ से वो कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट में भी उसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन स्थितियां ये हैं कि आज जो बाल आयोग ने जो बढ़ चढ़ के उसमें कदम उठाया, बाल आयोग ने उस जो बच्चे की डीएनए के होने की जो बात थी, बाल आयोग ने एक सवाल उठाया था। उसके बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट तलब की थी कि पुलिस इसमें बिल्कुल सत्येंद्र, और आज महिला आयोग में भी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे इस महिला का, तो वहां भी नहीं पहुंची और बाल आयोग भी यहाँ सवाल पूछ रहा था कि आखिर आप कैसे बच्ची का डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। शुक्रिया सत्येंद्र आपका। तो क्या कुछ बाल आयोग की तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। डीएनए टेस्ट करवाया तो आपने कहाँ डीएनए टेस्ट करवाया, उसकी आपने रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं दी? जो दी वो फेक रिपोर्ट्स थी। उसी को क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि बिना किसी भी न्यायालय के आदेश के उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप डीएनए तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, अपने आप में ऑफेंस है। दूसरा काम वो ये कर रहे हैं कि आप किसी भी चैनल में जाकर उस बच्चे की आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं, बच्चे को गोद में लेकर। ये जब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, जब आप ही लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं आपने बच्चे की आइडेंटिटी कैसे सार्वजनिक करी, तो ये अपने आप में ये भी एक ऑफेंस है। तो बाल आयोग जो नाराज है, वही अगर महिला आयोग की बात करें तो आज महिला को बुलाया गया था, लेकिन आज भी महिला आयोग में वो महिला नहीं पहुंची है। हालांकि बीजेपी के विधायक महेश नेगी यहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे और उसके बाद वापस आ गए। तो महिला आयोग मामले को गंभीरता से ले रहा है और अब सम्मन भेजने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी विधायक का कहना है कि जिस तरह से महिला आयोग में आने से बच रही है, तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि सारे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। तो वही महिला आयोग के अध्यक्ष का भी कहना है कि महिला से पूछा जाएगा कि क्या वो चाहती है कि आयोग इस मामले को निपटाए या फिर नहीं। हैं और आए वो तो वो कभी कहती है 5 मिनट बाद, कभी 5 मिनट बाद, और 2.5 घंटा हो गया अभी तक तो आए नहीं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि क्या उनकी मंशा है, क्या नहीं है। जांच का विषय है, वैसे भी पता चल जाएगा जैसे भी। जबकि शिकायत उसी ने की है और उसको या तो आयोग से वो नहीं करना चाहती है, अपना फैसला नहीं सुनना चाहती या अपने केस को नहीं सुलझाना चाहती है, और आज भी वो नहीं आई ये कहकर कि मैं कोर्ट में हूँ। अब हम समन जारी करेंगे उनको और पुलिस के माध्यम से समन भेजेंगे।
और वही पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो पुलिस जल्द ही चार्जशीट इस मामले में दाखिल कर सकती है। पुलिस की जांच अपने अंतिम दौर में है। 13 अगस्त को मामला सामने आया, जिसके बाद आरोप लगाने वाली महिला कई बार अपने बयान बदल चुकी है। तो मामला एक बड़े राजनीतिक शख्स से जुड़ा था, तो पुलिस ने हर पहलू से जांच की है। तो महिला अब तक 6 बार अपने बयान दर्ज करा चुकी है। ब्लैकमेलिंग के मामले में महिला की मां और भाभी के बयान भी दर्ज हो गए थे। हालांकि महिला का पति बुलाने के बावजूद बयान दर्ज कराने शामली से यहां नहीं पहुंचा। वहीं विधायक महेश नेगी ने 2 बार पुलिस से में अपने बयान दर्ज कराए हैं। साथ ही विधायक की पत्नी और बेटे के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। में आए हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए, जिसके भी द्वारा प्रोवाइड किए गए, सभी को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है। और जो भी एस्पेक्ट्स हैं, सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। हमारे डिप्टी एसपी हैं सिसोदर, उसकी जांच कर रहे हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम कंक्लूड कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम के विकास पर भी है। बद्रीनाथ धाम के विकास कैसे हो, इसके लिए मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ कर रहा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री के सलाहकार ने 12 सितंबर तक इसमें फाइनल मास्टर प्लान मांगा है। खबर यह है कि मास्टर प्लान को फाइनल खुद प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि जैसे ही मंजूरी मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। चर्चा हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार महोदय से, और उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन करने को कहा है। तो 12 सितंबर तक वो रिवाइज प्लान देंगे। और अब बात कोरोना की करेंगे तो देहरादून में सचिवालय में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब हड़कंप है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने इसे लेकर सीएमओ को पत्र भेजा है। सचिवालय में कोरोना के लगातार केस आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच सचिवालय संघ ने सचिवालय में लॉकडाउन की मांग उठाई है और मुख्य सचिव को इसके लिए पत्र भी लिखा है। सचिवालय संघ का कहना है कि 1 हफ्ते तक सचिवालय को पूरी तरह से बंद रखा जाए ताकि मामले को फैलने से रोका जा सके। और इस सचिवालय में एंट्री फिलहाल पूरी तरह से बैन कर दी गई है। सचिवालय प्रशासन का आदेश है, बाहरी लोगों को और मीडिया को भी यहां एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक यानी कि केवल 2 घंटे ही मीडिया सेंटर खुला रहेगा। हालांकि सांसद, विधायक और जो सचिवालय का स्टाफ है वो यहां आ जा सकेगा। तो जो सचिवालय संघ है वो यही कह रहा है कि पूरी तरीके से सचिवालय को लॉकडाउन किया जाए, यहाँ पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए। तो देहरादून में सीएम ऑफिस से लेकर सचिवालय तक कोरोना का खौफ पसरा है। जहां एक तरफ सचिवालय में अलग अलग ऑफिसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब शासन की और साथ में सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो पार्टी जो खुद को बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने वाला दिखा रही थी, तो उसी के नेता, उसी के जो विधायक हैं वो कैसे अब लगातार यहां पर संक्रमित हो रहे हैं। तो 27 अगस्त तक जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वो बंद रहेगा और भगत सिंह, जो बंशीधर भगत हैं वो संक्रमित हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी संक्रमित हैं और उन्होंने खुद को घर में कैद किया है। तो अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बताए कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कौन कर रहा है, और बीजेपी कह रही है कि अगर आप बीमारी में भी राजनीति करते हैं तो ये आपका मानसिक दिवालियापन है। इस लड़ाई से जंग लड़ने के लिए सरकार को जो त्वरित गति से कदम उठाने चाहिए थे वो कदम सरकार ने नहीं उठाए और उसका खामियाजा प्रदेश आज भुगत रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था लगभग 1 माह पूर्व कि 10 दिन के अंदर जो है हम पूरे प्रदेश का जो है स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट कर लेंगे। 10 दिन तो छोड़िए, मेरे ख्याल से इतना लंबा समय हो गया है, कोई टेस्ट नहीं हुआ। यदि वो कोरोना के संक्रमण को भी राजनीतिक चश्मे से और दल का टैग लगा करके गणना करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन किसी पार्टी का हो नहीं।
और अब बात करें आम जनता की, तो जहां जहां उन्हें लग रहा है मामले बढ़ रहे हैं तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं, खुद ही अपने इलाके में लॉकडाउन कर रहे हैं। नई टिहरी शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच व्यापार मंडल ने बौराड़ी बाजार को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो व्यापारियों का कहना है कि अगर और जरूरत पड़ी तो वो आगे भी इस लॉकडाउन को बढ़ा देंगे। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लोगों ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया है। सभी व्यापारियों ने हफ्ते भर तक अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि इस बीच जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो जरूर खुली रहेंगी और उनका वक्त भी सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का रखा गया है। तो अब ये स्थिति जो बिगड़ रही है तो ऐसे में अब लोग खुद ही कदम उठा रहे हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी क्रांतिकारी बनकर उभरी है और देहरादून के दून अस्पताल में इसकी मशीनें भी लगा दी गई हैं। अकेले दून अस्पताल की बात करें तो 800 से ज्यादा मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से यहां पर मरीजों का इलाज हो चुका है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं, जबकि कुछ लोगों ने में एंटीबॉडीज नहीं मिली तो उनका प्लाज्मा नहीं लिया जा सका। अब डोनर नहीं मिलने से परेशान दून अस्पताल ठीक हो चुके सेना के जवानों से संपर्क करने जा रहा है कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं लगभग 800 मरीज जो है जो ठीक हो चुके हैं यहाँ से, और वो लोग जो है यहाँ आ सकते हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। हमने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वहाँ पर PRO ऑफिस है, ब्लड बैंक है। तो उन डोनर्स को हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं आगे आने के लिए और मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना वो समाज की बड़े हेल्प में अपनी पूरी हेल्प करेंगे। रुद्रप्रयाग के जयमंडी गांव में 36 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन में भी हड़कंप है और आनन फानन में सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए कोटेश्वर के कोरोना अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है, ना ही कोई इस गांव के अंदर अब आ सकता है। और अब बात करेंगे देहरादून के चर्चित और हिलाकर रख देने वाले अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसके 72 टुकड़े कर दिए थे। तो इस मामले में आरोपी राजेश गुलाटी को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने राजेश की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए राजेश गुलाटी को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है और इस पर अब 14 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो 17 अक्टूबर 2010 में ये मामला सामने आया था, जब राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या की, उसके शव को 72 टुकड़ों में काटा और फिर फ्रीजर में डाल दिया था। तो उसके बाद जब ये शख्स पकड़ा गया, जब पूरा मामला खुला तो हर कोई हैरान रह गया था। और चमोली से खबर है, जहां जेल से बंद फरार 2 कैदियों में से एक को पकड़ लिया गया है। पलेठी के जंगलों में फरार दीपक राणा को पकड़ा गया, तो इस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। वहीं दूसरा जो कैदी है फिलहाल उसको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। काशीपुर के विजयनगर में इन दिनों एक अजीबोगरीब घटना हो रही, जिससे लोग डरे हुए हैं। दरअसल यहाँ अचानक कहीं से ईंट, पत्थर के टुकड़े, टाइल्स के टुकड़े लोगों की छतों पर आ जाते हैं और लोग इतना डरे हुए हैं कि अब बाहर निकलने भी उन्होंने कम कर दिया है। तो फिलहाल उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर पत्थर आ कहां से रहे हैं। डर ये है कि कभी भी कोई भी इनकी चपेट में आकर घायल हो सकता है। तो फिलहाल पुलिस तक भी मामला चला गया है। तो पुलिस भी पड़ताल कर रही है कि आखिर 4-4 मंजिल की ऊंचाई वाले जो घर हैं वहां तक कौन ये पत्थर उछाल रहा है। जांच की जा रही है, यानी कि 4 मंजिल तक भी पत्थर फेंका जा रहा है, तो हो सकता है कोई वैसी दुर्भावना बस कुछ कर रहा हो। इसकी भी जांच की जा रही है कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। इसके लिए पर्सनली चौकी इंचार्ज को बताया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश से लगे खटीमा सुरई वन रेंज में वन विभाग की टीम के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। वन अधिकारी का कहना है कि जंगल में अवैध तरीके से पेड़ काटकर लकड़ी को ट्रॉली में ले जाया जा रहा था। जब वो मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया तो लकड़ी से लदी ट्रॉली में न्यूरिया क्षेत्र में पहुंचकर वन माफियाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। धक्का मुक्की की सूचना पर यूपी पुलिस आते ही लकड़ी तस्कर भाग गए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ लोग आए और जबरदस्ती उन्होंने टीम के साथ धक्का मुक्की करके ट्रॉली को कब्जे लेने का प्रयास किया। उसके बाद टीम ने तुरंत यूपी पुलिस की, चूंकि क्षेत्र यूपी पुलिस का पड़ता था, यूपी पुलिस की सहायता लेते हुए और उसकी छानबीन की।
और उत्तराखंड पुलिस में दरोगा के प्रमोशन के बाद अब कांस्टेबल के प्रमोशन का रास्ता भी खुल गया है। सितंबर के आखिर तक कांस्टेबल्स के प्रमोशन लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के 40 हेड कांस्टेबल प्रमोशन के बाद दरोगा बनेंगे, तो वहीं 8 स्टॉक कांस्टेबल प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। और इस प्रक्रिया के बाद राज्य में खाली 1700 कांस्टेबल के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है, अभी इंस्पेक्टर्स का हुआ है, जो बाकी दोनों रैंक हैं सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, उस पर भी होगा। मेरे विचार से सितंबर माह में हो जाना। उधर राज्य में लंबे समय से अटैचमेंट पर मौज काट रहे पुलिस अधिकारियों को अब मूल तैनाती पर भेजे जाने की तैयारी पूरी हो गई है। गढ़वाल रेंज में 100 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट तैयार है और जल्द ही इनका अटैचमेंट खत्म कर जहां इनका मूल तैनाती का स्थान है वहां भेजा जाएगा। तो कई पुलिसकर्मी तो ऐसे जो पिछले 5-5 साल से अटैचमेंट में है और मूल तैनाती पर पहाड़ के बजाय मैदानी इलाकों में ही आराम फरमा रहे हैं। हाईकोर्ट ने एचएमटी हल्द्वानी के 35 परिवारों की बिजली को 24 घंटे में जोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल से कहा है कि मौका मुआयना कर सभी परिवार वालों की बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए, क्योंकि बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है। तो आपको बताएं, एचएमटी कामगार संगठन की एक याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसी बीच 12 अगस्त को एचएमटी के बिजली घर में कुछ खराबी के चलते बिजली बंद हो गई और इस पर अब कोर्ट सख्त है। कामगार संघ की तरफ से हमने ऑनरेबल कोर्ट में आज एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि 12 अगस्त से उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसरप्टेड थी और वो पावर हाउस एचएमटी मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल है और बार बार मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस पावर हाउस की एक सिर्फ इस इंटेंशन से रिपेयर नहीं कराई जा रही थी कि फैमिलीज़ यहाँ से चली जाएं और जगह खाली कर दें। तो हमने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि जब तक हमारा डिस्प्यूट सेटल ना हो मैनेजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को डायरेक्शन इशू किया है कि टू लुक इनटू द मैटर एंड रिस्टोर द पावर सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल एरिया विद इन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजभवन में कुलपतियों के साथ बातचीत की और नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों समेत कई सारे मसलों पर बातचीत हुई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के हर विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति पर अपनी कार्ययोजना की रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो चर्चा यही थी कि चुफाल नाराज हैं और उनके कुछ समर्थक विधायक नाराज हैं और इसी सिलसिले में वो बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने दिल्ली गए हैं। फिलहाल चुफाल का कहना है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 5 सीएनजी बसेस शामिल हो गई हैं। हालांकि निगम को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कंपनी से जो करार हुआ था उसके बाद कंपनी ने सीएनजी गाड़ियों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए निगम को बसें दिए। लेकिन अगर आप खुश हो रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जो मॉडल है या सीएनजी बसेस हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं दौड़ पाएंगी, क्योंकि जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे पहले बैटरी से चलने वाली बसेस का भी संचालन हुआ, वो पूरी तरह से जो प्रयोग था वो फेल रहा था। तो अब जब तक राज्य में अलग अलग जगह सीएनजी फिलिंग स्टेशन नहीं बनते तब तक इन बसों को यहां चलाना मुश्किल है। तो ऐसे में दिल्ली से ही इन बसों में सीएनजी भरवाई जाएगी। हालांकि अगले 6 महीने में सीएनजी स्टेशन बनाने की बात अभी की जा रही है। परीक्षाओं की तिथि को लेकर असमंजस में फंसे गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिरकार तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन कोरोना जिस तेजी से इन दिनों राज्य में फैलने लगा है, एक बार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन परेशान हो गया है। 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक यूजी और पीजी की फाइनल सेमेस्टर समेत डिप्लोमा कोर्सेज के 43,000 छात्रों की 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षाएं 3 पाली में होनी है। तो इसमें देखते हैं क्या निकल के आता है कि हम बेस्ट वे में अपना एग्ज़ाम की सैंक्टिटी बनाते हुए, शुचिता बनाते हुए और परीक्षाओं की शुचिता बनाते हुए और हम इसको अच्छे से कर सकें। तो पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और कोरोना का असर इसमें देखने को मिल रहा है। तो लोग आते थे घाटों में अपने अपने पितरों का तर्पण करते थे, लेकिन इन दिनों अब अधिकतर लोग ऑनलाइन ही पंडितों से अपने पितरों का तर्पण करा रहे हैं। तो पवित्र नदी के तट पर या मंदिर में ही तर्पण करवाने का हल इन्होंने निकाला है। तो पंडित भी हैं, मंदिर में ही लोगों की पूजा की विधि बता रहे हैं। संकल्प करवा के कोरोना वायरस से बचने के लिए घर घर न जाकर मंदिरों में ही श्राद्ध कर तर्पण दिलवा रहे हैं।
स्वयं बहुत लोग जो हैं लोगों के घर नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मंदिरों में भी आकर पूजन करा रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा भी पंडित जी लोग करा रहे हैं। उससे पहले वो लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं। आपने देखा ग्लव्स जिस तरह से पहने गए हैं, इस तरह से पहन के विधिवत से किया जा रहा है। और ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितरों का पर्व श्राद्ध भी यहाँ भी लोग पहुंच रहे हैं और दूर दूर से अपने पूर्वजों का तर्पण करने आ रहे हैं। वहीं रघुनाथ मंदिर में ऋषि कुंड है, जिसकी अपनी ही मान्यता है। यहाँ तर्पण करने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुंड की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के तप से हुई है और इसमें यमुना का जल है। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन महाबहस में आज देखिए एक IPS अधिकारी की अय्याशी।